अब चलते हैं हम इन्वायरमेंट सेक्शन पे। और इन्वायरमेंट सेक्शन पे जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का वो ये है कि भारत में कारपोरेट औसत ईंधन दक्षता मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहली चीज कि औसत ईंधन दक्षता मानदंड, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके वाहनों की ईंधन, ये थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक गलत है, खपत होगी, वाहनों की ईंधन खपत को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। दूसरा, वर्तमान में ये मानक केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ही लागू करते हैं। तो देखिए जो कारपोरेट औसत ईंधन है इसका सीधा सा तात्पर्य ये इस क्वेश्चन का ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है, जो एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें हैं, वायुमंडल के ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके उत्सर्जन को कम करके, यानी उनका उत्सर्जन कम हो, इसके लिए ईंधन की खपत को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो पॉइंट है, वर्तमान में ये मानक केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ही लागू होते हैं। बात यही नहीं है, पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ही नहीं, हर प्रकार के वाहनों पर ये लागू होते हैं। और यहाँ तक कि जो इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियों पर भी ये लागू होते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है ये मानक केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ही लागू होते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना। अगर केवल की जगह रहता कि वर्तमान में ये मानव पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू होते हैं तो कुछ हद तक ये सही हो सकता था, लेकिन इसमें चूंकि केवल दे दिया गया है इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है इसका टोटल सही नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका कौन सा ठीक है आपका है वो फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉर्डन के शोधकर्ता के संदर्भ में। ठीक है, जॉर्डन के शोधकर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहली चीज, ये भी हाल ही में करंट में चर्चा में रहा, जॉर्डन एक प्रकार का बर्ड्स है, यानी कि पक्षी है। और ये कैसा पक्षी है? रात्रिचर है। जैसे उल्लू वगैरह होते हैं ना, वैसे ये रात्रिचर पक्षी। और ये जो रात्रिचर पक्षी है इसका जो निवास स्थल है ये आंध्र प्रदेश का ये स्थानिक पक्षी। तो आंध्र प्रदेश में जो कंटीली झाड़ियां होती हैं, कटीली झाड़ियां जो होती हैं खुले स्थानों में, वहां पे इनका निवास स्थल है। और ये रात्रिचर पक्षी होते हैं, यानी इनका जो विचरण होता है वो रात्रि में ही होता है। ये जो होते हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में IUCN के द्वारा इनको शामिल किया गया है। क्लियर? यानी जो जॉर्डन पक्षी हैं इनकी वर्तमान में संख्या 25 या 26 के ही आसपास से, इससे ज्यादा नहीं है। और इनका निवास स्थल आंध्र प्रदेश का जो वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है लंका मलेश्वर। ठीक है, लंका मलेश्वर। तो लंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश का है, वहां के ये स्थानीय पक्षी हैं, ये रात्रिचर हैं। जैसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप जानते होंगे, ठीक उसी तरीके से। तो ये रात्रिचर पक्षी हैं जो झाड़ीदार जंगलों में ये क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, और इन्हें IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, जो कि विलुप्त हुए प्राणियों की सूची तैयार करता है, उस सूची का नाम है रेड डाटा सूची। तो IUCN के द्वारा इन्हें एक तरीके से गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में डाला गया है, इसलिए चर्चा में है। तो IUCN के रेड डाटा सूची में ये शामिल है। जॉर्डन क्या है? पक्षी हैं। और कैसे पक्षी हैं? ये रात्रिचर पक्षी हैं। और इनका जो निवास स्थल है, जो स्थानिक निवास स्थल है, जो ये पाए जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश के लंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। तब ऑप्शन देख लेते हैं कि ये कैसा है। रात्रिचर बिल्कुल सही है। ये खुले क्षेत्रों के साथ निर्जन झाड़ीदार स्थानों में रहता है, जंगलों में, ये भी सही है। तीसरा,
ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के स्थानीय है, ये गलत है। ठीक है, कहां के स्थानीय है? आंध्र प्रदेश के। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट एवं ऑप्शन सेकेंड। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी, बात एक ही है। जैसा कि पिछले टेस्ट सीरीज में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो पिछला टेस्ट डिस्कशन हुआ था, कि जो आपका जैव विविधता है, जैव विविधता का सिंपल सा मतलब होता है कि स्थानीय प्रजातियों की बाहुलता, यानी कि एक ही स्थान पर बहुत सारी प्रजातियों की बहुलता क्या कहलाती है? जैव विविधता। चाहे जंतुओं की हो, चाहे पौधों की हो। और जो अति जैव विविधता वाले क्षेत्र रहे हैं, वहां पे इनका इतना अधिक दोहन हुआ है कि वो खतरे की अवस्था में पहुंच गए, यानी उनके संरक्षण की बात की जाने लगी। तो जब उनके संरक्षण की बात की जाने लगी तो एक संधि बनाई गई, इंटरनेशनल संधि, जिसका नाम था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का अभिसमय। अब इस जैव विविधता के अभिसमय में पहली जो ट्रीटी लाई गई थी, जो पहली संधि लाई गई थी, वो एक तरीके से बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल था, और उस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल को कहा जाता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। और इस कार्टाजीना प्रोटोकॉल के तहत ये था कि जो जैव रूपांतरित फसलें या जैव रूपांतरित जो जंतु हैं, उनके वैश्विक आदान प्रदान पर रोक लगाई जाए। कार्टाजीना प्रोटोकॉल सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए जापान के नागोया में इसी से कार्टाजीना प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड संधि लाई गई, जिसका नाम था नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, इन दोनों का संबंध किससे है? आपके कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसी प्रोटोकॉल के लिए 2050 तक 30 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया, जिसको हम आईची टारगेट भी बोलते हैं, आईची लक्ष्य भी बोलते हैं। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन से संबंधित यही दो हैं, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल और आईची टारगेट, आईची लक्ष्य। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सीधा सा संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, यानी कि जो ओजोन परत है उसको जो क्षरण हो रहा है, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो तमाम प्रकार के इंटरनेशनल लेवल पे प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को जो एक संधि के तहत किया जाता है, उसी संधि को हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सीधा संबंध है किससे? आपके ओजोन परत से। और बाकी नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल का सीधा संबंध किससे? आपके जैव विविधता पर अभिसमय से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड और थर्ड होगा। तो सेकंड थर्ड का मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल मैंग्रोव एलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, देखो, तो जो ग्लोबल मैंग्रोव है, मैंग्रोव का मतलब मैंग्रोव प्रजातियों से होती है जो दलदली भूमि पर उगते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्र हैं। जैव विविधता में इनका बहुत ज़्यादा महत्व भी है। तो चूंकि जैव विविधता में इनका ज़्यादा महत्व है, इसलिए इनका भी क्या हुआ? क्षरण किया गया, ज़्यादा यहाँ से दोहन किया गया। उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा भी बहुत सारे मैंग्रोव स्थल क्या हो गए? बर्बाद हुए या बर्बादी के कगार पे हैं। तो उस कंडीशन में जो अंतर्राष्ट्रीय पहल की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय पहल के अनुसार बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, बहुत एनजीओ और बहुत सारे सरकारी उद्योग और स्थानीय समुदाय, ठीक है ना, यानी कि मैंग्रोव
अलायंस यानी कि जो मैंग्रोव प्लेस है उनको बचाने के लिए एनजीओ, बहुत सारे सरकारी संगठनों और बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय समुदायों द्वारा एक फंड प्रोवाइड किया गया ताकि मैंग्रोव स्थल को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। उसके लिए क्या गठित किया गया, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस गठित किया गया। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया, इसका लक्ष्य यह रखा गया कि 2030 तक जो मैंग्रोव के आवासीय क्षेत्र हैं और विशेष तौर से वर्ल्ड लेवल पे, तो मैंग्रोव के आवासीय क्षेत्र को वर्तमान सीमा से बढ़ाकर कितना परसेंट ज्यादा किया जाए, लगभग 20% तक बढ़ा दिया जाए। क्लियर? तो मैंग्रोव अलायंस कौन जनरेट किया, सरकारी संस्था, एनजीओ, उद्योग संस्थाएं या स्थानीय समुदायों के द्वारा, और लक्ष्य क्या रखा गया कि 2030 तक जो मैंग्रोव एरिया है उस मैंग्रोव एरिया को 20% से अधिक क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनईपी की पहल है, बिल्कुल नहीं। यह सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों और औद्योगिक इकाइयों की एक पहल है। इसका लक्ष्य 2030 तक मैंग्रोव आवास के वैश्विक क्षेत्र को वर्तमान सीमा से 20% तक बढ़ाना है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, MACS 4028 अभी ये चर्चा में रहा। MACS 408 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो पहले समझ जाइए MACS 408 ये किसकी प्रजाति है, एक गेहूं की प्रजाति है, एक गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई है। और ये कैसी गेहूं है, बायो फोर्टिफाइड फूड है ये। ठीक है, बायो फोर्टिफाइड फूड का मतलब जैव सशक्त फसल। ठीक है, तो जैव सशक्त फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें पोषक पदार्थों की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के तहत ये जो जैव प्रौद्योगिकी की एक प्रक्रिया है, तो जैव प्रौद्योगिकी की एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। और इसी आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के तहत पौधों में प्राकृतिक तौर पर पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना ही कहलाता है जैव सशक्त या बायो फोर्टिफाइड फूड। और भारत द्वारा ऐसे लगभग 17 या 18 प्रकार के बायो फोर्टिफाइड फूड का निर्माण किया गया है, जिसमें से एक आपका ये गेहूं भी है जिसका नाम है MACS 408। तो MACS 408 किसकी प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। और कैसी है, बायो फोर्टिफाइड फूड है। तो बायो फोर्टिफाइड फूड का मतलब कि उसमें पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना, और पोषक पदार्थ का मतलब चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वगैरह वगैरह। ऑप्शन में देखते हैं, यह राइस की एक अर्धबौनी किस्म है, बिल्कुल गलत। किसकी फसल है ये, गेहूं की है। पुणे के अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बायो फोर्टिफाइड ड्रम्स व्हीट वेराइटी MACS को विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। यह एक अर्धबौनी किस्म है जो 120 दिनों में परिपक्व हो जाती है। नॉर्मल गेहूं की तुलना में ये क्या होती है, जल्दी परिपक्व होती है बायो फोर्टिफाइड गेहूं। तो ये भी इसका क्या है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित कर का मतलब ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स का मतलब यह होता है कि जो कारखाने हैं, ठीक है ना, या भारत में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो, कोई भी ऐसा निकाय हो जहां से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या प्रदूषक पदार्थों का उत्सर्जन एक सीमा से अधिक होता है, तो वहां पे उनको ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। यानी उनको आर्थिक क्षतिपूर्ति किसको देनी पड़ती है, सरकार को देनी पड़ती है।
और ये केवल मोटर वाहनों पे ही लागू नहीं होता है, ये इंडस्ट्री पे भी लागू होता है। यानी ये लगभग हर जगह वहां लागू होता है जहां से गैर प्रदूषणकारी पदार्थों को निकाला जाता है, जैसे आपके ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो उसी को रोकने के लिए जो टैक्स लगाई जाती है, उसी टैक्स का नाम है आपका ग्रीन टैक्स। ठीक है, ये तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। देश में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केवल परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। अभी मैंने बताया बिल्कुल नहीं। हर वो जगह जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषणकारी पदार्थों का उत्सर्जन होता है, वहां पे ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। तो उसके अनुसार ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी और एथेनॉल पर चलने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। बिल्कुल 100%। ठीक है, तो इसका मोस्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपका बी। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके टेस्ट सीरीज में है। 52 में दिया है जल प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है कि जो जल प्रदूषण होते हैं, तो जल प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषककारी पदार्थ मिले होते हैं, नदियों के थ्रू समुद्र में जाते हैं, जैसे आपका आर्सेनिक है, सल्फर है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे, लेड है, क्रोमियम है, फ्लोराइड है। तो ये सब जब प्रदूषणकारी पदार्थ आपके जल में मिलते हैं और जब आप उस जल को पीते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट्रेट आयन। अगर नाइट्रेट आयन की मात्रा आपके जल में ज़्यादा है और आप उसको पीते हो, तो ये नाइट्रेट आयन आपके बॉडी में जाके ब्लड से मिल जाता है और एक तरीके से मिथियोहीमोग्लोबिन बना लेता है। और ये मिथियोहीमोग्लोबिन ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर नाइट्रेट आयन मिथियोहीमोग्लोबिन बनाता है। और ये मिथियोहीमोग्लोबिन जो हार्ट में पोर्स होते हैं दोनों ऑरिकल के बीच में, जिसको हम फोरामेन ओवल बोलते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। और जब ओपन कर देते हैं तो प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में क्या होने लगता है? मिक्स होने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से अगर फ्लोराइड आयन की मात्रा बढ़ जाए, तो जो फ्लोराइड आयन होता है वो आपकी दांतों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब फ्लोराइड आयन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो होता क्या है कि इसकी वजह से दांत क्या हो जाते हैं? सड़ने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं। पहले ब्लैकिश होंगे, ब्लैकिश होने के बाद फिर आपके टूट जाएंगे। कौन? फ्लोराइड आयन। पीने के पानी में अत्यधिक सल्फेट, और जब सल्फेट अधिक हो जाता है तो लैक्सेटिव इफेक्ट होने लगता है। लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका स्टूल जो मल है वो मल काफी कड़ा होने लगता है, और मल जब कड़ा होने लगता है तो आपको गैस, एसिडिटी और कब्ज की बहुत अधिक शिकायत होने लगती है। तो ये सब जल प्रदूषण के क्या है? एक तरीके से बहुत बड़े इफेक्ट हैं जो आपके अंदर रोग क्रिएट करते हैं। कुछ ऑप्शन पे आते हैं। जल प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड की कमी से दांत, पानी में पीने के पानी में फ्लोराइड की कमी से दांत सड़ जाते हैं। मैंने बताया कि फ्लोराइड दांतों की मजबूती के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और जब फ्लोराइड कम होगी तो दांत क्या होने लगेंगे? सड़ने लगेंगे। दूसरा, पीने के पानी में अत्यधिक सल्फेट रेचक प्रभाव का कारण बनता है। बिल्कुल सही, यानी ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन क्या है आपका? सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है पर्यावरण कृजन? ठीक, तो जो पर्यावरण कुजनेस्ट है, ये जो क्रुजन्स हैं, ये क्या होते हैं? एक तरीके से उल्टे। अब देखिए इस प्रकार का, ये उल्टे यू आकार का एक कर्व होता है। और जो ये यू आकार का कर्व होता है, तो ये जो ग्राफ है वो यही ग्राफ ये बताता है कि पर्यावरण, ठीक है ना, पर्यावरण की गुणवत्ता का हमारे आर्थिक विकास के साथ कैसा संबंध है। यानी ये जो ग्राफ बताता है, ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी
और दूसरा इनकम पर कैपिटल। इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटल के बीच संबंधों को दर्शाता है और इसका ग्राफ जो होता है उल्टे यू के आकार का बनता है। तो इसका इस ग्राफ का सीधा सा संबंध है कि हमारे आर्थिक विकास और पर्यावरण गुणवत्ता के बीच कैसा संबंध है, यानी कि हमारे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, किस हद तक कैसे सीधे उल्टे कैसे जिम्मेदार है, इसी को दर्शाता है आपका ये कुलनेस्ट कर्व। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच सीधा संबंध, बिल्कुल सही। प्रदूषण और प्रति व्यक्ति आय के बीच उल्टा यू आकार का संबंध, बिल्कुल नहीं। उल्टा यू आकार तो सही है, लेकिन यहां पे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, और यहां प्रदूषण की जगह क्या होता अगर पर्यावरण, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता। प्रदूषण स्तर और आसपास के तापमान के बीच विपरीत संबंध, बिल्कुल नहीं। शहर के प्रदूषण स्तर जनसंख्या के बीच, बिल्कुल गलत। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है कि ये WHO के तत्वाधान में, यानी WHO के दिशा निर्देशानुसार भारत के विभिन्न शहरों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए या प्रदूषण के प्रति एक तरीके से जागरूकता लाने के लिए देश के विभिन्न शहरों में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि आपके पर्यावरण में, आपके वातावरण में जो प्रदूषणकारी पदार्थ हैं उनकी मात्रा कितनी है, इसको शाम को 4 बजे डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, और जो वो शाम को 4 बजे डिस्प्ले किया जाता है, उस प्रदूषणकारी पदार्थों में कुल 8 प्रदूषककारी पदार्थों को शामिल किया गया, जो ये बताती हैं कि इनकी मात्रा इस समय कितनी है, और इनकी जो यूनिट होती है, जो इनका डिसाइड किया जाता है, वो पार्टिकल पर मिलियन में। तो इसमें 8 प्रदूषककारी तत्वों को शामिल किया गया है, और उस 8 प्रदूषककारी तत्वों में पहला है आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5, दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, तीसरा है आपका ओजोन, चौथा है आपका SO2, पांचवा है आपका NO2, छठा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सातवां है आपका लेड, और आठवां है आपका NH3। यानी ये 8 प्रदूषककारी तत्व हैं जिनको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यह भारत के सभी शहरों के प्रदूषक स्तर के बारे में वास्तविक समय के आंकड़े देता है, बिल्कुल सही। दूसरा, यह WHO के द्वारा निर्धारित मानकों पर आधारित है, यह भी बिल्कुल सही है। यह सीसा और ओजोन सहित 8 प्रदूषककारी तत्वों को मानता है, यह 8 लिस्ट है आपके पास। सीसा ही है इसमें, और सीसा के साथ ओजोन है, ओजोन के साथ बाकी जो प्रदूषककारी तत्व हैं कितने हैं, वो है 8 हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या है, बायो रीमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहली चीज जानिए कि बायो रीमेडिएशन है क्या। बायो रीमेडिएशन का सिंपल सा मतलब होता है जैव उपचार। जैव उपचार का मतलब होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो एक तरीके से सामान्य भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रदूषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं से नष्ट नहीं किया जाता है, बल्कि
उनको जैविक प्रक्रमों के द्वारा नष्ट किया जाता है, यानी ऐसे प्रदूषककारी पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, शैवालों द्वारा या सूक्ष्म जीवियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिनका उपचार इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर दिया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बायो रीमेडिएशन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बायो टॉयलेट, तो बायो टॉयलेट में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रेनों में होता है। तो उसमें क्या करते हैं, मल में बैक्टीरिया को हम छोड़ देते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मल पर क्रिया करते हैं और मेथेन और जल का निर्माण करते हैं। मेथेन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है और जल को पटरी के नीचे छोड़ दिया जाता है। तो इससे पानी की व्यय अधिक नहीं होता है और पूरी तरीके से मल भी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इसको डीआरडीओ ने बनाया, जो भारतीय रेलवे इसका इस्तेमाल करती है, बायो टॉयलेट। तो उसमें जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो कैसी प्रक्रिया करते हैं, अवायवीय प्रक्रिया। ठीक है, तो उसी तरीके से बायो रीमेडिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि प्रदूषककारी पदार्थों को सूक्ष्म जीवियों के द्वारा क्या किया जाए, नष्ट किया जाना। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन में दिया है, इस प्रक्रिया में किसी भी जहरीली रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है, नो डाउट। ठीक, दूसरा, यह उन यौगिकों तक सीमित है जो बायोडिग्रेडेबल है। बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया। तीसरा, यह प्रभावी होने के लिए अवायवीय परिस्थितियों की आवश्यकता है। कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इसमें मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा, सी, 1 और 2। 56 क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर में निम्नलिखित में से कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर हैं उनमें हाथी, बाघ और शेर पूंछ वाला मैकाक यानी बंदर ये पाए जाते हैं। जो राइनो सिरॉस हैं, जो गैंडे हैं, गैंडों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो जो गैंडा है, राइनो है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। बाकी के जो आपके हाथी, बाघ और शेर पूंछ वाले बंदर हैं, लंबी पूंछ वाले बंदर होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इसका 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 आप देख लीजिए, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिखा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, देखो 2 तरीके से, एक भारतीय वन सर्वेक्षण है और उसके बाद राज्य वन सर्वेक्षण है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की जो सालाना रिपोर्ट आती है वो सालाना आती है, लेकिन जो राज्य सर्वेक्षण वन की रिपोर्ट आती है वो 2 साल पे आती है। ठीक है, दूसरा, वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ों की एक सूची तैयार करता है, ये भी बात सही है। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है, ये भी बात सही है। जो इसका क्या बोलता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है आपके, देहरादून में है। यह वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ों की एक सूची तैयार करता है। तो 2 और 3 तो बिल्कुल सही है। पहले क्वेश्चन पे देखो, पहले ऑप्शन पे, यह देश की नवीनतम वन आवरण का आकलन प्रदान करने द्विवर्षीय रूप से, नहीं 1 वर्षीय रूप से, द्विवर्षीय रूप से नहीं है। अगर द्विवर्षीय की बात आ जाएगी तो वहां पे राज्यों के लिए बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हाइड्रोजन के संयोजन से एक विद्युतीय प्रक्रिया के माध्यम से बिजली बनाता है और ऑक्सीजन एवं पानी केवल उत्पादित करता है। बिल्कुल सही है, नो डाउट, एकदम सही है। सौर ऊर्जा का भी कॉन्सेप्ट किससे है, हाइड्रोजन से, ईंधन हाइड्रोजन से ही है। जो सौर ऊर्जा होती है वो बैटरी में जाती है, बैटरी के अंदर जो पानी होता है उसको क्या करती है, अपघटित ही तो करती है और इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती है। तो जो सेल ईंधन है, जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल क्या करती है, हाइड्रोजन के संयोजन की एक प्रक्रिया ही है जिसके माध्यम से बिजली बनता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, वाटर। इसे हमेशा एक पेट्रोल और डीजल के पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के साथ जोड़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मोस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली 1। ठीक,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों की पनपने की सबसे अधिक संभावना है? जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत समृद्ध होती हैं और ये अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जो प्रवाल भित्तियां होती हैं न तो अधिक ठंडे पानी में उपनती हैं और न ही गर्म पानी में पनपती हैं, उत्पन्न होती हैं, न ही इनके लिए अत्यधिक मीठे पानी की जरूरत होती है और न ही अत्यधिक खारे पानी में, न ही अत्यधिक गहरे में और न ही अत्यधिक ऊपर। और जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, प्रवाल भित्तियां का मतलब ही होता है कि जो मूंगे होते हैं, ठीक है ना, जब मूंगे मर जाते हैं तो अपनी खोल को छोड़ देते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं और फिर उनके ऊपर बहुत सारे शैवाल क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, अपना निवास स्थल बना लेते हैं। उन्हीं सभी संयोजन को हम बोलते हैं प्रवाल भित्तियां। और इन प्रवाल भित्तियों में तमाम प्रकार के जीव जंतु क्या करते हैं, निवास करते हैं। इस वजह से इस स्थान की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इनकी जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, ये बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पूरे विश्व की लगभग 90% प्रवाल भित्तियां खतरे में है। तो अब ऑप्शन पे, ऐसे क्षेत्र जहां ठंडी धारा बहती है, बिल्कुल नहीं, यहां उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। मीठे पानी की नदियों के मुहाने पर, बिल्कुल सही है। अपग्रेडिंग जोन में, बिल्कुल नहीं है। एटॉल्स क्या समुद्री किनारा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका मोस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रति व्यक्ति वन भूमि विश्व की औसत से अधिक है, बिल्कुल नहीं। भारत में जो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 21.23 है, 21.23% है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये नियर अबाउट 38% है। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है। भारतीय वन क्षेत्रों की वार्षिक उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है, बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक जो उत्पादकता है अमेजन क्षेत्रों की है, ठीक है, भारतीय वनों की नहीं है। तो इसका न तो एक सही है और न ही आपका दो सही है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका डी। नेक्स्ट, बान सम्मेलन। बान सम्मेलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है ना, तो जो वान सम्मेलन है ये एक प्रकार का 1983 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत इसको लाया गया था और इसका मेन काम ये था कि जो स्थानिक प्रजातियां हैं, ठीक है ना, जो प्रवासी प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए इसमें बात की गई थी। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उन्हीं के आवास में क्या कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया है। तो वही सम्मेलन है आपका वान सम्मेलन। तो वान सम्मेलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूएनईपी की एक पर्यावरण संधि है, बिल्कुल, जो 1983 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है, बिल्कुल सही है। यह केवल स्थानीय और एवियन प्रजातियों को कवर करती है, न कि समुद्री प्रजातियों को, बिल्कुल गलत। ये स्थानीय और पक्षियों के साथ साथ, टेरेस्ट्रियल और पक्षियों के साथ साथ समुद्री स्पीसीज को भी क्या करती है, संरक्षण का कार्य करती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट एवं सेकेंड, ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्थानीय प्रजातियों के साथ साथ समुद्री प्रजातियों को भी क्या करती है, संरक्षण करने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है 2001 में हुआ था और इस 2001 के स्टॉकहोम सम्मेलन में जो बातें की गई थी उसमें कार्बनिक प्रदूषककारी पदार्थों को दूर करने की बात की गई थी। ठीक है, भारत ने इस संधि पर सन 2002 में सिग्नेचर किया और 2006 से इस संधि को अपने यहां क्या किया, लागू किया। लेकिन अभी तक उसको सही ढंग से भारत ने पुष्टि नहीं की है। लागू कर दिया है लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में अगर हम विचार करें कि यह सभी खतरनाक अपशिष्टों के पार सीमा आंदोलन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल, कार्बनिक प्रदूषककारी पदार्थों को क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, भारत ने अभी तक इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है, बिल्कुल सही। ठीक है,
एक मिनट, ट्राई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, फिर से ऑप्शन की चर्चा करते हैं। यह सभी खतरनाक अपशिष्टों पर सीमा पार आंदोलन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं। भारत ने अभी तक इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है। भारत में व्यापक रूप से कीटनाशक डाइक्लोरो DDT को सम्मेलन के तहत सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है उसमें कार्बनिक प्रदूषककारी को नियंत्रण करने की तो बात की गई थी, और इसमें कहा गया था कि भारत ने अभी तक इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है, जबकि भारत ने इस सम्मेलन के तहत 2002 में सिग्नेचर किया और 2006 में ही इसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। तो उसके अनुसार ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन भारत को जितने भी कीटनाशक हैं, कार्बनिक कीटनाशक हैं, उनके उत्पादन पर रोक लगाने की बात तो इस संधि में की गई, लेकिन DDT के मामले में भारत को छूट दी गई है। यानी भारत को DDT के प्रतिबंध से छूट मिली हुई है और DDT के उत्पादन और उपयोग करने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन सिर्फ 2 सेक्टर, एक ही सेक्टर में, और वो सेक्टर है वेक्टर जनित रोगों के निदान में, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड में दिया है भारत ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, जबकि सन 2006 में ही इसकी पुष्टि, 2002 में ही इसकी पुष्टि कर दी है और 2006 से अपने यहां इसको लागू कर दी है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु या प्रकार अनुपस्थित है। तो दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें देखिए आपका लोरेंटियन और टैगा ये दोनों तो हैं, लेकिन जो ब्रिटिश प्रकार है ये आपका नहीं है, ठीक है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो जलवायु है उसमें लेटेरियन और टैगा ये दोनों है, लेकिन आपका जो ब्रिटिश टाइप का ये नहीं है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन ए, ये इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट सेक्शन से। ओके, थैंक यू।